Hello guys and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबको पता है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। और क्यों सब्सक्राइब करेंगे? क्योंकि मैम जो है यहाँ पर वो रन कर रही है एक फ्री 90 डेज रिविजन। किसके लिए? क्लास 12th के बच्चों के लिए, ताकि वो अपने फिजिक्स के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 जो है वो स्कोर कर पाए। उसके लिए एक चीज बस मैम को चाहिए, वो चाहिए आपसे कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रह के इस 90 डेज रिविजन प्रोग्राम को फॉलो करना है। सारी वीडियोस को बहुत ऑनेस्टी के साथ देखना है। और जो भी क्वेश्चंस मैम करा रही हैं उन क्वेश्चंस को टाइमली खुद से रिवाइज करना है। तो ये कायनात भी आपको जो है वो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती है। तो बस आपको दिखानी है कंसिस्टेंसी और क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए चलना है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, if a copper wire is stretched to make its radius decrease by 0.1%, then the percentage change on its resistance is approximately. Now this is an MCQ question. एक MCQ question है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है आपका। इट इज फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन। एंड जो बच्चा मुझे डे 1 से फॉलो कर रहा होगा उसको पता है उसने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ताकि हमें एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो जो है हम क्या कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है खुद से वो भी सीख रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में, अगर हमारे बोर्ड के फाइनल एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है विच इज अनसीन, जो हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, वो अप्रोच सिर्फ आपको तब आएगी जब आप क्वेश्चंस को बिना किसी हेल्प के, बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैं कि आप जो है वो क्वेश्चन को आराम से खुद से कर पाएंगे, बिल्कुल गारंटी नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है। बट हाँ, एक रियलिटी चेक आपको जरूर मिल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और वो रियलिटी चेक, वो मिरर देखना, वो दर्पण देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें हकीकत बताएगा कि हमें कितनी मेहनत अभी और करनी है फिजिक्स में मैम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। अब साथ साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों को। अब आई होप सब बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्राई करके आ चुके हैं। लेट अस सी व्हाट इज द सॉल्यूशन। अगर आपसे हो गया, वेरी गुड, वेट फॉर द आंसर। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कोई डरने की बात नहीं है, वी विल सी हाउ टू डू सच क्वेश्चन। ठीक है, और आप जो है देखोगे कि कई बार हम सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है मैम, दैट इज रो एल बाई ए, राइट। अगर एक वायर है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फाइन, यही होती है हमारे पास। अब सपोज करते हैं जो हमारी रेजिस्टेंस थी वायर की, पहले थी कैपिटल आर। जो न्यू रेजिस्टेंस है वायर की वो है आर प्राइम, विच इज इक्वल टू रो एल प्राइम, दैट इज द न्यू लेंथ, डिवाइडेड बाय पाई आर प्राइम स्क्वायर, विच आर प्राइम इज द न्यू रेडियस ऑफ द वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेडियस है वायर का वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 0.1% से डिक्रीज हुआ है। तो जो चेंज हुआ है रेडियस में, दैट इज 0.1% ऑफ आर। इतना ही चेंज हुआ है, राइट। तो जो न्यू रेडियस है दैट इज पुराना रेडियस में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, जो चेंज है, क्योंकि डिक्रीज हुआ है, राइट। तो अगर मैं आर में से 0.1 डिवाइडेड बाई 100 आर को माइनस करूं, तो जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 99.9 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स आर, राइट। और ये आप खुद से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? खुद से 0.1% डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो गया होगा, 99.9% ऑफ आर हो गया होगा नया रेडियस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वायर का न्यू रेडियस है। अब हमें पता है कि अगर रेडियस इतना डिक्रीज हुआ है अपॉन स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेच करने से जो हमारा रेडियस है वो इतना डिक्रीज हुआ है। अब हमें पता है वायर की शेप कैसी होती है, वायर की शेप होती है सिलेंडर। फाइन,
और एक सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम लिखना है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, कैसे करते हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ऐसे ही करते हैं। अब जब मैं एक वायर को स्ट्रेच कर रही हूँ, या मैं, है ना, एक वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने पे हम उसकी लेंथ को तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट लेंथ को इंक्रीज करने से उसका एरिया जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो उससे उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बट उसका वॉल्यूम हमेशा जो है वो क्या रहता है, मैम वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर वॉल्यूम सेम रहता है तो पहले केस में एरिया इंटू लेंथ विल बी इक्वल टू न्यू एरिया इंटू द न्यू लेंथ, राइट। अब जो हमारा पुराना एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, और पुरानी लेंथ है एल। जो नया एरिया है वो है पाई, किसका स्क्वायर करना है आपको, नए रेडियस का स्क्वायर करना है, जो कितना है, जो है 99.9 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू नया वाला लेंथ, राइट, यही होगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो जो नई वाली लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 99.9 होल स्क्वायर ऑफ पुरानी वाली लेंथ, राइट। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी नई लेंथ आ गई। अब आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस कितना चेंज हुई है। तो यानी कि मुझे बताना है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। परसेंटेज चेंज निकालने का मतलब क्या निकालना है आपको, कितना चेंज हुई है रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पुरानी रेजिस्टेंस इनटू 100, ठीक है। अब कितनी चेंज हुई है रेजिस्टेंस, दैट इज नई वाली रेजिस्टेंस माइनस पुरानी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पुरानी रेजिस्टेंस इनटू 100, यही होगा। अब जो नई रेजिस्टेंस है वो क्या है, रो एल प्राइम, एल प्राइम में आप क्या पुट करेंगे, 100/99.9 होल स्क्वायर टाइम्स एल डिवाइडेड बाय पाई, नया वाला रेडियस क्या है आपके पास, 99.9 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर आर स्क्वायर, यही हो गया हमारे पास, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें से हम माइनस करते हैं पुरानी वाली रेजिस्टेंस को, बहुत हौच पौच सी हो गई है, एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब देखेंगे हम लोग, रो बाय पाई एल और आर स्क्वायर, ये सारा जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और ये सारा कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच जा रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा जो है हमारी सफाई कर लेते हैं स्क्रीन की हम, एक बारी। ये, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा 100/99.9 रेस टू पावर 4 -1 इंटू 100, विच इज, नाउ इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट 1.0। इसको सॉल्व करेंगे सब, कोशिश करेंगे करने की, आपके पास आएगा 1.004 -1 इंटू 100 विच इज 0.4%। तो जो आपका आंसर है दैट इज कमिंग आउट ऑप्शन सी, दैट इज 0.4%। जो आपका परसेंटेज चेंज आ रहा है ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 0.4%। तो जो ये आंसर है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन में जो है वो आपकी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो इसके अंदर एक तो कॉन्सेप्ट मेन था, एंड सेकंड चीज जो थी वो थे आपका क्या इंपॉर्टेंट था, कि जो आपका कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is the energy of an electron in the ground state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt। आपको हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। You have to find what is the kinetic and the potential energy of the electron in the first excited state। जो आपकी first excited state है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। वहां पे जो हमारी वैसे टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट। तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि n क्या है हमारे पास 2 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यस, इट विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मैंने इसका डबल बोल दिया था शायद, सॉरी, या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बताना है इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये तो हमने क्या निकाली, टोटल एनर्जी निकाली। ये तो यहां तक तो सब बच्चे पहुंच गए होंगे, है ना। टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट याद है? ठीक है, दैट इज द चैलेंज ओवर। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज अपने नोट्स में ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में जरूर लिख लें। क्या लिखेंगे सब, कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है टोटल एनर्जी की, एंड जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द potential energy is equal to the double of the total energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो हमारी टोटल एनर्जी का डबल है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। बिकॉज अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसी का नेगेटिव विच इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसी का डबल, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.4 विच इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, द आंसर विल बी दैट काइनेटिक एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको जल्दी से एक टिप बता देती हूँ। टिप इज दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। क्यों होती है टोटल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो बाउंड है, वो जो है न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, इसीलिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। बट काइनेटिक एनर्जी कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल होकर काइनेटिक एनर्जी क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, एंड दैट इज इक्वल टू द डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। जो आपकी टोटल एनर्जी है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, आई होप सबको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन, ठीक है। जनरली हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट को, ये वाले फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने एक बारी जो है वो ये क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि इसके पेपर में आने के चांसेस जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। ये आपके सैंपल पेपर में आई गेस, आई चेक वंस, ठीक है, उसमें भी शायद इस तरीके का एक क्वेश्चन जो था वो इस बारी आया था। ये वाला सैंपल पेपर था या शायद इससे पहले वाला था। चलो,
Okay, so let's start with the question number 3. Now the question number 3 is a theory question. ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन जो है हमारे सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम जो है उसके अंदर इतना मेजर पोर्शन जो है वो थ्योरी में से पूछा जाता है कि हम लोग थ्योरी को ना रिवाइज करें, ये चीज जो है वो बिल्कुल जो है पॉसिबल नहीं है। हमें थ्योरी को बिल्कुल साथ लेके चलना है जब हम रिविजन कर रहे हैं। तो अब जो ये क्वेश्चन है वो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, जिसके अंदर ए पार्ट आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर इट्स यूज एज अ रेक्टिफायर। फाइन। तो एक पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो क्यों सूटेबल है कि हम उसको एक रेक्टिफायर के लिए यूज करें, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। फाइन। आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर का जो है सर्किट डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है उसकी वर्किंग को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग जल्दी से, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, तो आप जो आंसर है वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 2 मार्क्स का इसके लिए लिखेंगे और 3 मार्क्स का इसके लिए लिखेंगे, राइट। तो अब अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ए पार्ट 2 मार्क्स का है आपका, तो हम क्या करेंगे, हमें आंसर भी ऐसा नहीं देना है कि बस 2 लाइनें लिख दी और खत्म। नहीं, आपको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, कीवर्ड्स को यूज करते हुए चलना है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे जरूर सब बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन पे आएंगे। फाइन। और आई होप सबका जो नोट्स है वो अलग से एक नोटबुक में बन रहे हैं, है ना। ऐसे ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास नोट्स ही ना हो रिवीजन करने के लिए, जो हमने क्वेश्चन या प्रैक्टिस करे हैं आप उसको दोबारा रिवाइज ही ना कर पाओ। तो मेक इट अ हैबिट, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका क्वेश्चन जरूर लिखो ऊपर, और उसका आंसर जो है वो इसके नीचे लिखो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो जब आप रिवाइज कर रहे होगे इस चीज को, तो आप इतने कंफ्यूज रहोगे कि भाई मैंने ये आंसर लिखा किस चीज का है, ये कितने मार्क्स का आ सकता है, ये हमने करा क्यों था, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट। आपसे पूछा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल होते हैं। ये आपका जो है ग्राफ बनता है, इसके अंदर पहला ग्राफ होता है ऊपर जो आपका फर्स्ट है दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग, जो ये वाला स्लॉट है दैट इज रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे आपकी वोल्टेज है, यहाँ आपका करंट है, ठीक है। पहले फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए करते हैं हम लोग। फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारी पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं एंड एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर आप उल्टा कर रहे हो, पी को नेगेटिव कर रहे हो और एन को पॉजिटिव कर रहे हो, देन दैट इज रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसे ही आपके वोल्टेज की वैल्यू वी गामा से ज्यादा बढ़ती है, यानी कि बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होती है, वैसे ही जो करंट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड दिस करंट इज इन मिली एम्पियर। करंट किस में होता है आपका, मिली एम्पियर में होता है। रिवर्स बायसिंग में जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। और जैसे ही आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है, वैसे ही जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, एकदम से शूट कर जाती है। और ये करंट जो होता है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। वो करंट किस में होता है आपका, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके दिखाना है। फिर उसके बाद आपको ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रॉ करके दिखानी है। फिर आपको लिखना है दैट अ पीएन जंक्शन व्हेन इन फॉरवर्ड बायस ideally behaves as a closed switch। तो यानी कि जब फॉरवर्ड बायस में होती है आपकी पीएन जंक्शन, उस केस में जो ये जंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रही है, क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रही है।
क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रही है, दैट मीन्स इट इज अलाउइंग ऑल द करंट टू पास। फाइन, ये जो है वो करंट को नहीं रोक रही है, करंट को जो है वो फ्लो करने दे रही है, ठीक है। इट आइडियली बिहेव्स एज अ क्लोज स्विच एंड allows the flow of current through it। इसमें से जो है वो करंट जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन अब पीएन जंक्शन व्हेन इन रिवर्स्ड बायस, अगर आपकी पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायसिंग में है, देन आइडियली कैसे बिहेव करेगी वो? आइडियली इट बिहेव्स एज एन ओपन स्विच, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी। और जब ओपन स्विच होता है तो क्या होता है? एंड does not allow, it will not allow the flow of current through it। फाइन। तो अगर हमें पता है कि एक एसी, अगर हमारे पास एक एसी जो है सोर्स लगा हुआ है, उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। ये रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में हम लोग पीएन जंक्शन की ये दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब with the help of a circuit diagram, you have to explain the working of a full wave rectifier। I will make a full video of this। एक पूरा full wave rectifier की वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे। If you wish to comment कर देना अगर किसी को ये चाहिए हो। बट एक बारी जल्दी से मैं जो है यहाँ पर बता देती हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो कैसे काम करता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये चीज हो रही है कि ये हमारा जो है वो एसी सोर्स है। यहाँ पे हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्मर लगा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारी डायोड 1 है और यहाँ पे हमारी जो है वो डायोड 2 है। दिस इज योर D1, दिस इज योर D2। एंड यहाँ पे हमारा जो है वो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है। और इस लोड रेजिस्टेंस के अबाउट जो है हम लोग क्या देख रहे हैं? वी आउट देख रहे हैं। ये हमारा वी इन है और ये हमारा वी आउट है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। और इसके अंदर क्या होता है, आई एम क्विकली एक्सप्लेनिंग, मेन चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप दिस हेल्प्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इतने कंफ्यूज रहते हैं पीएन जंक्शन को समझने के लिए। और पीएन जंक्शन को समझना इतना आसान है कि अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो उसमें से करंट फ्लो होगा, अगर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। और अब देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर समझना कितना आसान है, कैसे? ये जो है हमारे क्या है? इनपुट वेव है। ये हमारी वी इनपुट है, एसी सोर्स है, राइट। हम लोगों को क्या करना है? आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सब देखेंगे। जब पहली साइकिल, ये पहली हाफ साइकिल गई तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, यानी कि ये भी पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ठीक है। अब अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पी के साथ क्या कनेक्टेड है? ये पी के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है। D1 क्या हो गई हमारी? फॉरवर्ड बायस। लेकिन यहाँ पर पी के साथ क्या कनेक्टेड है? नेगेटिव कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो गई? रिवर्स बायस। तो यानी कि एक D1 कंडक्ट करेगी लेकिन D2 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगी। तो जो इसके अबाउट वोल्टेज होगी वही वोल्टेज क्या होगी? वही वोल्टेज इस RL रेजिस्टेंस के अबाउट भी होगी, लाइक दिस, ठीक है। अगर दोनों कंडक्ट करती तो वोल्टेज क्या हो जाती? डबल हो जाती। बट क्योंकि सिर्फ एक ही कंडक्ट कर रही है, एक ही डायोड जो है अपने में से करंट पास करने दे रही है, इसीलिए जो वोल्टेज है वो क्या है? उतनी ही है जितनी आपकी वी इनपुट थी, ठीक है। अब जल्दी से देखेंगे सब बच्चे, क्या देखेंगे? जब दूसरी साइकिल आती है, लेट्स टेक अनदर कलर, सपोज दूसरी साइकिल आई, नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी उल्टी हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव।
अब जो पहली डायोड है वो हो गई रिवर्स बायस और दूसरी डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस। तो दूसरी डायोड कंडक्ट करेगी और पहली डायोड कंडक्ट नहीं करेगी। तो जो आपकी वेव होगी, अब क्या होगी, वेव जो है उसके अंदर जो वोल्टेज होने वाली है उसकी जो अब पोलैरिटी है वो क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, वो इससे नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगी। जो पोलैरिटी है दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो आपकी पोलैरिटी है वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अगेन ऑपोजिट हो जाएगा और अगली साइकिल में भी क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एसी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, बट आता जनरली आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का जनरली इतना इलेबोरेट क्वेश्चन जो है नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4 is find the number of photons emitted per second by a 25 watt source. पावर दी है हमें 25 वॉट, जिसकी मोनोक्रोमैटिक लाइट है और लाइट की वेवलेंथ कितनी दी है हमें, 6600 एंगस्ट्रॉम विच इज इंटू 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपको क्या बताना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताना है। यू हैव टू टेल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट assuming that the efficiency of photoelectric effect is 3%। ठीक है, आपको एफिशिएंसी क्या दी है, 3%। एक बारी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पावर दी है, ठीक है, पावर से आप निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी जो है वो आ रही है 1 सेकंड में, राइट। पावर क्या होती है, कितनी एनर्जी जो है एक सोर्स से आ रही है 1 सेकंड में। ठीक है, तो यानी कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, एनर्जी हमारे पास आ गई है 25 जूल्स इन 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी है, टोटल 25 जूल्स। अब ये एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, राइट। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो एमिट हो रहे हैं इन 1 सेकंड। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सोर्स से एमिट हो रहे हैं 1 सेकंड में, वो इस मेटल की सरफेस पर फॉल करते हैं, लेकिन उसका सिर्फ 3% जो है, जितने इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जितने इसके ऊपर फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 3% फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एमिट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, दिस इज द क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी है, आराम से सोच कर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सोचो कैसे होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सब जो है वो ट्राई कर कर आ गए हो अब जल्दी से। तो अब सब देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो क्या होने वाले हैं, 25 जूल्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। और मुझे क्या दे रखी है, मुझे दे रखी है वेवलेंथ। तो एनर्जी फोटॉन की अगर वेवलेंथ से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, h c/λ से निकालेंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, याद रखो अपने फॉर्मूलाज को। अब जल्दी से h की वैल्यू पुट करते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c is 3 into 10⁻8 and the wavelength is given to us 6600 इंटू 10⁻⁻10। इससे हमारी जो एनर्जी है वो किस में निकलेगी, जूल्स में निकलेगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 66 से 66 कैंसिल हो जाएगा। देन यू हैव 10 तो 3 है एक ऊपर, मैं कैलकुलेट भी करके दिखा रही हूँ आपको साथ के साथ। ठीक है, 10⁻8 है, एक 10⁻⁻34 है, ये तीन जीरोस है।
ठीक है, तो 3 जीरोस 1000, अगर आप 10 रेज टू पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 10 रेज टू पावर -7 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 7। तो एनर्जी जो है वो आपकी आ जाएगी 3 × 10 रेज टू पावर, क्या करना है आपको, 8 + 7 15, तो 34 में से आपको 15 को माइनस करना है। जब आप 34 में से 15 को माइनस करेंगे, यू विल गेट, यस यू विल गेट 19। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी जो मिल रही है फोटोन की, एक फोटोन की, वो कितनी मिल रही है, 3 × 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो अब हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेते हैं जल्दी से। 25 डिवाइडेड बाई 3 × 10 रेज टू पावर -19, विच इज 25/3 × 10 रेज टू पावर 19 नंबर ऑफ फोटॉन्स। कितने फोटॉन्स है आपके पास, 35 × 10 रेज टू पावर 19 नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो 1 सेकंड में जो है एमिट हो रही है। ठीक है, तो अब, यस, ओके, आई होप हम लोगों ने कैलकुलेशन सही करी है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे करना। ठीक है, एफिशिएंसी हमें कितनी दी है, एफिशिएंसी हमें दे रखी है 3%। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसके 3% जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 3% ऑफ द नंबर ऑफ photons is the number of electrons. So you have 3/100 multiplied by number of photons, which is 25/3 × 10 raised to power 19। ठीक है, these are the number of electrons. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, you will get the answer 25 × 10 raised to power 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके एमिट हो रहे हैं। फाइन। और अगर हमें करंट निकालना है फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, करंट निकालते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। करंट पर यूनिट टाइम गिव्स मी द करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम गिव्स अस द करंट। तो चार्ज कितना होगा हमारे पास, एन ई, एंड द टाइम इज 1 सेकेंड, राइट। तो हमें क्या करना है, 25 × 10 raised to power 17 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 × 10 raised to power -19 से। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे, 25 को अगर आप 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 40 × 10 raised to power -2, विच इज 0.4 एम्पियर। तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का करंट है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल कम आउट 0.4 एम्पियर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स से क्वेश्चन है, एकदम बेसिक्स से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो आपने 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हिट करने वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत फेवरेट होते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन बट लेंदी क्वेश्चन, कैलकुलेशंस का ध्यान रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका पावर का। ठीक है, पावर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आप कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है कि एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है कि एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देन एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, आपको एफिशिएंसी भी रखी है। बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज कि करंट आप कैसे लिखोगे अगर आपके पास चार्ज है। ठीक है, तो इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना खास है, और इतना प्रोबेबल है आपका एग्जाम में आने आने के। ठीक है, बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। ठीक है, नाउ आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच अगेन इज अ डेरिवेशन। एक डेरिवेशन क्वेश्चन जो है वो जरूर मैं आपको देती हूँ। एक क्वेश्चन 90 डेज रिविजन अगर आपकी है
तो 90 डेज रिविजन में आप अगर रोज एक डेरिवेशन भी लर्न करो तो 1 into 90 मीन्स आप अपने पेपर से पहले 90 डेरिवेशन जो है वो लर्न कर चुके होगे, जो आपको 99.9% ट्वेल्थ के बच्चों से आगे कर देगा, राइट। क्योंकि बाकी बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक्स खोलेंगे 4 दिन पहले, लेकिन हमने अपनी नोटबुक्स खोली हैं 90 दिन पहले। तो 100 आउट ऑफ 100 लाने के जो चांसेस हैं वो हमारे बहुत ज्यादा हैं, और बाकी बच्चों के जो है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो कंसिस्टेंसी हमने दिखाई है, जो मेहनत हमने दिखाई है, उतनी मेहनत जो है वो उन बच्चों ने नहीं की। ठीक है। सो द गोल इज दैट हमें जो है वो क्या लाना है, फिजिक्स के एग्जाम में, बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 जो है वो लाने ही लाने हैं। चलिए, now without wasting any time, let's read the question number 5. Draw a ray diagram for a compound microscope. Compound microscope, compound microscope मतलब जो दो लेंसेज से बना है, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, वन इज आईपीस, when the image is formed at infinity. तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी दो केसेस करने हैं। हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो केसेस होते हैं। एक केस होता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर, एंड एक में इमेज जो है वो इंफिनिटी पे फॉर्म होती है। तो आपको इंफिनिटी वाले केस के लिए रे डायग्राम बनाना है, और मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन जो है वो आपको निकालना है इस केस के अंदर। ठीक है। तो इस केस के लिए आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब इमेज आपकी इंफिनिटी पे फॉर्म होती है तब जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आती है L/F0 विद नेगेटिव साइन D/FE। ठीक है। जहां पे L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, F0 is the focal length of the objective lens, FE is the focal length of the eyepiece, and D is your least distance of distinct vision। ठीक है। तो ये आपको जो है वो क्या करनी है, डिराइव करनी है फ्रॉम द रे डायग्राम, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है। सीधा 5 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सीधा 5 मार्क्स में आ सकता है। सिर्फ रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है आपका 3 मार्क्स में। ठीक है। क्योंकि इसका रे डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट हाँ मेहनत लगती है उसको रे डायग्राम को ड्रॉ करने में। ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करेंगे खुद से। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं मिल रहा है कि इसको कहाँ से करना है, then I will provide a link in the description box in which I will upload the video for this. So comment section में बताना कि क्या आपको इसका लिंक चाहिए, या फिर आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। आई एम हेयर एट योर सर्विस। आई होप सबको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो, मजा आया हो सबको ये क्वेश्चंस करने में। ठीक है। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द डे। अच्छा, कितने दिन हो गए हमारे? Wow, so we have completed the day 7 and I will meet you on day 8, which is tomorrow for the revision. ठीक है। So almost एक वीक जो है वो हमने रिविजन का कवर कर लिया है, और आपको भी फील हो रहा होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। तो एक हफ्ते में अगर हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो सकता है, तो 90 दिन में, 90 दिन का मतलब कितने हफ्ते हो गए, जितने भी हफ्ते हो गए कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, है ना। उसके उस टाइम में हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जब हम पेपर के लिए बैठेंगे तो हम लोग किस हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि भाई हम तो यहाँ आए ही क्यों हैं, हम यहाँ आए ही फुल मार्क्स लेने के लिए हैं, हमें तो हाफ मार्क्स भी कहीं पर नहीं करवाना। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्री है। तो आई थिंक सबको जो है जितना बेनिफिट लोग ले सकते हैं इस जो है सीरीज से, उतना सबको बेनिफिट मिले, सब बच्चों को। ठीक है। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है। So bye bye everyone. I'll meet you tomorrow in the next class. Bye bye till then.